डॉक्टर अभिनेका यादव। तो जेनेटिक काउंसलिंग सबसे अलग है। अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ इंडिया में अभी इसका इतना एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता, जबकि आप साउथ इंडिया में जाओगे तो लिटिल बिट आपको यहाँ से ज्यादा अवेयरनेस, वो जेनेटिक प्रॉब्लम आपको आपके अल्ट्रासाउंड के टाइम पे देखने को मिल सकती है, बेबी जब बॉर्न होता है उस टाइम पे देखने को। जेनेटिक काउंसलिंग का भी पार्ट डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, और डीएनए टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी हमें बैड ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री देखने को मिल रही है, वहीं ऐसा देखने को भी मिलता है कि जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर वाले बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये मैसेज डिलीवर करना फैमिली को कि इस बेबी की एज पर्टिकुलर इतना रहने वाला है, जो हमें देखने को मिला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो ऐसा है कि बहुत कम व्यूअर्स उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक एक्चुअली है जेनेटिक काउंसलर, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और इवन जो पेरेंट्स हैं उनको जानने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं इससे रिलेटेड, तो सबके बारे में आज हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि मेरे शो में आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अभिनेका यादव। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो। जैसे कि आपने बताया, जेनेटिक काउंसलिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जानने के लिए, जिसके लिए बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। और साथ ही साथ अभी लोग मूवीज में देख के थोड़ा अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में। तो जेनेटिक काउंसलिंग सबसे अलग है। अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ इंडिया में अभी इसका इतना एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता, जबकि आप साउथ इंडिया में जाओगे तो लिटिल बिट आपको यहाँ से ज्यादा अवेयरनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल भी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। ये टॉपिक में मैं पहली बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे लिए भी ये नया ही है। मैं भी थोड़ा सा ना रिसर्च कर रहा था कि यार ये क्या होता है, इन सब में क्या चीजें होती है। तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया मेरे व्यूअर्स के लिए, और उनको अवेयरनेस मिलेगी। मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जेनेटिक काउंसलर क्या होते हैं और उनका रोल क्या है। तो जेनेटिक काउंसलर, अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूं, जेनेटिक काउंसलर एक ऐसा काउंसलर जो जेनेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। वो जेनेटिक प्रॉब्लम आपको आपके अल्ट्रासाउंड के टाइम पे देखने को मिल सकती है, बेबी जब बॉर्न होता है उस टाइम पे देखने को हो सकता है एक एज ऑनसेट उसका अलग हो, एडल्ट एज ऑनसेट हो, तो वो किसी भी टाइम पीरियड पे देखने को मिल सकती है। तो एक जेनेटिक काउंसलर ऐसा काउंसलर है जो जेनेटिक रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आपको मतलब आगे डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प मिल जाती है, और आप राइट डिसीजन ले पाते हैं राइट टाइम पर। अच्छा, मैं ना अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि फील्ड तो बहुत सारे होते हैं, तो आपने ये जो फील्ड है वो खुद से चूज किया है या बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया था? ऑनेस्टली बोलूँ तो बाय डिफॉल्ट ही चूज हो गया था। बट हाँ, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे मुझे जेनेटिक्स बहुत पसंद था, तो मेरा आगे ये रहा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना जेनेटिक्स में परस्यू किया, और फिर उसके बाद ही वही स्पेशलाइजेशन रहा। तो वो, लेकिन इतना नहीं पता था कि प्रैक्टिकली हम इसमें इतना आगे जा सकते हैं। तो हाँ, ये बाय डिफॉल्ट था। अच्छा, जब डॉक्टर्स एमबीबीएस कर रहे होते हैं या एमडी कर रहे होते हैं या एमएस या जो भी फील्ड उनका होता है, तो उस टाइम पे भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इससे रिलेटेड जेनेटिक काउंसलिंग की? अगर मैं कहूँ जेनेटिक काउंसलिंग की तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन हाँ एक पार्ट रहता है जिसमें जेनेटिक क्या है, जेनेटिक बेसिक्स के बारे में आइडिया दिया जाता है, लेकिन पूरा स्पेशलाइजेशन जेनेटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके लिए अलग से, जैसे आप हैं उस तरीके से थर्ड पार्टी के फॉर्म में डॉक्टर्स जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। श्योर। अच्छा, सीरियल्स आप देखती हैं? हाँ, इंडियन सीरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें एक फनी सा इंसिडेंट आता है कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ जाती है, शायद आप ही के फील्ड से रिलेटेड है वो। बिल्कुल। तो मुझे ये जानना था कि एक तो डीएनए टेस्ट क्या है और ये जेनेटिक काउंसलिंग से कैसे आपस में रिलेट करता है। ओके, तो अगर मैं आपको कहूँ डीएनए टेस्ट और जेनेटिक काउंसलिंग का भी पार्ट डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, और डीएनए टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डीएनए टेस्टिंग समटाइम आप ये पता पैटर्निटी टेस्टिंग इस सब के लिए भी मेंशन करते हैं, लेकिन जब हम जेनेटिक काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग में बेसिकली हमारा क्या रहता है, हम पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जेनेटिक के बारे में है, हम ये जानना चाह रहे हैं वो फैमिली में रन हो रहा है, तो हम पूरा फैमिली हिस्ट्री लेंगे, किस तरह के उसके सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, और उसके बाद हमें ये समझ में आता है कि ये चीज को हम
कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो हमें जीन का ही पता लगाना है, तो उसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। तो काउंसलिंग का कहीं ना कहीं आगे जाके पार्ट डीएनए टेस्टिंग होती है, और जब डीएनए टेस्टिंग के बाद हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर हम आगे उसको मैसेज या डिलीवर कर सकते हैं, पूरा रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन आगे कितना चांसेस है वो सब रहता है। बाकी जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि किसी क्रिमिनल को डिटेक्ट करना है डीएनए टेस्टिंग से, तो वो एक अपने आप में अलग टेस्टिंग है। यहाँ पर जो है हम डिसीज को डायग्नोस करने में जो रोल रहता है हमारा, वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक काउंसलिंग का टेस्टिंग के अंदर। अच्छा, पैटर्निटी मैटरनिटी की आपने बात की, एक्चुअली एक फनी सा मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया कि सीरियल्स हम लोग देखते हैं, ये जो हाउस वाले सारी लेडीज उसी पे डिपेंड है, तो सीरियल्स में दिखाते हैं कि वो पैसे देके ना डीएनए टेस्ट जो है वो चेंज करा देती है, कुछ रिपोर्ट चेंज कराती है। सच में ऐसा कुछ होता है ऐसा या कुछ नहीं होता है, ये तो सब सीरियल्स की बात है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैटर्निटी टेस्ट में हम जस्ट डिटेक्ट कर रहे हैं फादर डीएनए है, मदर डीएनए है, तो वो रिपोर्ट्स चेंज नहीं की जाती। कई बार आपने भी शायद देखा होगा कि वो रिपोर्ट आ रही होती है और वो चेंज हो जाती है, फिर एक शॉकिंग सीन आता है। अच्छा चलिए मैं सीरियस क्वेश्चन पे आता हूँ जी। थोड़ा सा मुझे डिसीज के बारे में, मेरे व्यूअर्स को डिसीज के बारे में बताइए कि कौन कौन सी डिसीज है जिनसे बहुत ज्यादा खतरा है और आप उन्हें कैसे डिटेक्ट करते हो। ओके, तो अगर मैं बात कहूँ, जेनेटिक में अपने आप बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हमें इनफर्टिलिटी लेवल पे देखने को मिल रही है, कभी हमें बैड ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री देखने को मिल रही है, वहीं ऐसा देखने को भी मिलता है कि जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर वाले बच्चे पैदा होते हैं। और ये एक लाइन हो गया जहां सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद कुछ ऐसे एडल्ट ऑनसेट डिसीजेस हैं जिनको ज्यादा लोग अवेयर नहीं होते, उन्हें लगता है जेनेटिक वो परेशानी है जो पैदा होते ही हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी की, कैंसर रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री है, तो वहां पर भी जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग का रोल है। और अगर मैं सबसे कॉमन बात करूं तो आपकी एनिप्लॉइडीज, डाउन सिंड्रोम हो गया, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अभी लोग अवेयर हैं। तो बाकी हमारे कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ये सारे जो है जेनेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम है। बाकी जेनेटिक सिंपल वही जो फैमिली में रन हो रहा है किसी जीन के चेंज की वजह। ये दो डिसीज आपने बताई थी, डाउन सिंड्रोम, थोड़ा बताएंगे आप क्या होता है ये। ओके, अगर मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूं तो डाउन सिंड्रोम एक तरह की एनिप्लॉइडी है। जैसे कि हमारे सेल है, सेल के अंदर आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 नंबर होता है। जब भी हमारा हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज रहती हैं, जो भी हमारा 21st क्रोमोसोम है उसकी 2 कॉपीज की जगह 3 कॉपी हो जाए तो वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉपी है, जिसको हम ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब यहाँ पर उस बच्चे को मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके काफ़ी क्लिनिकल फ्यूचर्स अलग देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत सारी परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं। तो उसको हम डाउन सिंड्रोम मेंशन करते हैं, जो कि अगर एक फीमेल का एज ज़्यादा है, मैटरनल एज, और कभी कभी सेल एरर के चांसेस कम एज पे भी होते हैं, या कुछ फैमिली हिस्ट्री रहा है उस केसेस में भी देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर हैं इसके। अच्छा, जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं जी, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है। ओके, अगर मैं कहूँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, बट हाँ मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी कुछ के लिए अभी टारगेट थेरेपीज आई हैं। अगर वही मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर में अपने आप में बहुत बड़ा रोल है टारगेटेड थेरेपी का। जो भी जीन का चेंज होता है, अगर उसके लिए टारगेटेड थेरेपी है तो पेशेंट बहुत जल्दी उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है, जिससे एक बहुत अच्छा सक्सेस देखने को भी मिला हुआ है। तो हाँ, बहुत सारी, मोस्टली जो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो रेयर हैं, उनके लिए अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है, उतना अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट कुछ अगर एरिया में देखा जाए तो वहां पर आपको टारगेट थेरेपीज देखने को मिलती है। अच्छा, मैं ना एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट थी डॉक्टर अनु गोयल, और उनसे पहले एक वर्षा तिवारी गायनोकोलॉजिस्ट थी, उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि शादी की परफेक्ट एज क्या है, तो उन्होंने मुझे ना एक रिप्लाई किया कि वो फीमेल्स पे भी डिपेंड करती है, और वो मुझे कुछ समझा रही थी कि क्रोमोसोम का बड़ा रोल है कि शादी के बाद में जो प्रेगनेंसी है और उन सब में ना क्रोमोसोम का एक बड़ा रोल है, क्योंकि एक एज के बाद में प्रेगनेंसी होने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आज मुझे याद आया कि आप वो सही व्यक्ति हैं जिनसे मैं इस बारे में जान सकता हूँ। ओके, अगर मैं बात कहूँ शादी की एज, कहीं ना
पहले हमारे यहाँ ये जो डिसाइड की गई थी एज बहुत कम थी, है ना, और अभी उसको बढ़ा के आई थिंक 21 किया हुआ है। ठीक है, पहले 18 ईयर्स मानते थे। अभी अगर मैं इंडिया के, आप सबसे पहले मैं वेदर पे जाऊंगी, तो हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो जलवायु हमारी रहती है वो गर्म रहती है, और ऐसा स्टडीज मेंशन करती है जहाँ पे जलवायु ज्यादा गर्म होती है वहाँ पे एडल्टनेस थोड़ा जल्दी आती है। तो ऐसे जो भी कंट्रीज हैं वहां पर शादी, अगर हमारा 21 से 25 के बीच में है तो बहुत सही एज है ये शादी करने की, क्योंकि आप 25 से 30 के बीच में आप प्लान कर सकते हो प्रेगनेंसी। और 30 के बाद पे हाँ बिल्कुल, जब सेल का, क्योंकि जब एग जो होता है, जितना मैटरनल एज बढ़ेगा उसका एग काउंट भी कम रह जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब वो एग डिफरेंशिएट करता है उसमें एनिप्लॉइडीज के चांसेस सबसे ज्यादा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये जो आपकी ट्राइसोमी 21, 18, 13 जो हो रही है वो मोस्टली जो देखा गया है वो सेल के डिफरेंशिएट के एरर के टाइम पे देखा गया है। इसमें बहुत सच फैमिली हिस्ट्री देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेल डिफरेंशिएशन के टाइम पे एक फैक्टर आता है, जिसमें एक मेजर फैक्टर मैटरनल एज होती है। तो हाँ, ये तो बहुत इफेक्ट पड़ता है कि एडवांस मैटरनल एज होगी तो एनिप्लॉइडीज का रिस्क भी हाई होता है। अच्छा, शादी से पहले कोई टेस्ट है जो मेल और फीमेल को कराने चाहिए? मैंने कई बार सुना है कि कुछ टेस्ट उन्हें कराना चाहिए, क्या होते हैं वो, कुछ आइडिया अगर आप मैं दे पाए? कहूँ शादी से पहले कुछ टेस्ट, अभी तो अगर कंसेंटिनस मैरिज कर रहे हो आप, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो फैमिली में, रिलेटिव में शादी हो रही है, तो वहां पर हाँ इम्पॉर्टेंट है आप कैरियर स्क्रीनिंग कर लो। ठीक है, बाकी कुछ लोग हाँ अभी क्रोमोसोमल स्टडीज कर रहे हैं, क्या कोई बैलेंस ट्रांसलोकेशन इस तरीके के ना हो कि इन फ्यूचर में जाके उनको प्रेगनेंसी का इश्यू है। बाकी अगर एज सच कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रहा है और कोई अदर फैक्टर फैमिली में देखने को नहीं मिला है, तो अभी तो इसके मतलब मेरे को इस लेवल पे नहीं लगता है कि प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ धर्म की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कजिन मैरिज होती है, जी तो क्या कजिन मैरिज होने से डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जी, अगर मैं आपको कहूँ, आप कुछ धर्म की बात करें या साउथ इंडिया में कुछ स्टेट्स की बात करें जहाँ पे कजिन मैरिजेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल मैंने देखा है वहाँ पर। बाकी सेम एथनिक बैकग्राउंड की बात करें, उनमें ये देखा जाता है कहीं ना कहीं एंसेस्टर एक होता है, और जब एंसेस्टर उन सबका एक है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो एंसेस्टर से डीएनए एक ही आ रहा है फैमिली में। तो ऐसे जीन जो मतलब अगर इंडिविजुअल एक होंगे, एक जगह प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन वहां उसकी दोनों कॉपी में प्रॉब्लम आ गई, बेसिकली उन्हें हम ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो कजिन मैरिजेस होता यह है कि उनके एंसेस्टर एक थे, डीएनए एक टाइप का आया, तो वहां पर रिस्क हाई हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स का। तो ये सिर्फ कजिन मैरिजेस में भी नहीं है, सेम एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं वहां पे भी ये देखा जाता है। अच्छा, जब कपल्स बच्चे मतलब फैमिली प्लानिंग करते हैं तो वो आपके पास आते होंगे, तो आप उन्हें कैसे गाइड करती हैं? अच्छा, जब प्लान कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस टाइम पे आते हैं, या तो जब उनका प्रेगनेंसी लॉसेस हो गया होता है मल्टीपल टाइम्स, या फिर उनको कुछ कंसीव करने में इशू आ रहा होता है और उन्होंने बाकी सारा टेस्टिंग करा रखा है लेकिन उनको अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा ये रहता है, जेनेटिक फैक्टर। तो हम उसका पूरा इवेल्युएशन करते हैं कि क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह प्रॉब्लम आ रही है। और अगर टेस्टिंग करने के बाद, जैसे कई बार ऐसा देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी वाले कपल्स में या किसी का रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस है, हमने टेस्टिंग कराया, बेसिकली एक टेस्ट होता है हमारा कैरियोटाइप, आपने शायद नाम सुना हो उसका। तो कैरियोटाइपिंग में हमें पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स का, अगर उनमें स्ट्रक्चर में चेंज हो तो इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है और बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी देखने को मिलती है। तो हम उसको इवेलुएट करते हैं, देन हम उनको ऑप्शन बताते हैं कि अगर फीमेल में वो फैक्टर है या मेल में वो फैक्टर है तो आपके पास है कि आप एग डोनर या फिर स्पर्म डोनर पे जा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कपल हमें मेंशन कर रहा होता है कि नहीं हमें हमारा बेबी चाहिए। तो अभी एक बहुत न्यू टेक्निक है PGT-SR, IVF का एडवांस टेक्निक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट हमने 5 अवम ले लिए, 5 स्पर्म ले लिए, बाहर फ्यूज करा लिया, जब वो 8 स्टेज हो गया
मोरोला का स्टेज, उसमें से कुछ हमने टिश्यू निकाला और हमने उसका टेस्टिंग किया और हमने ये डिटेक्ट किया कि इसमें वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए हैं और वो वाला बेसिकली हमने इम्प्लांट कर दिया। तो इससे हमें आईवीएफ में भी बहुत हाई सक्सेसफुल रेट देखने को मिलता है। अच्छा, घर में किसी एक को जेनेटिक डिसऑर्डर है, पता चल चुका है, तो क्या बाकी को भी टेस्ट कराना चाहिए या वेट करना चाहिए कि हमें होगा तब हम देखेंगे? वैसे तो हम नहीं। इंडियंस हैं, हम वेट ही करते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो इसलिए हमारे यहाँ एक चीज़ है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली स्क्रीनिंग का रोल क्या होता है? स्क्रीनिंग का रोल यही होता है कि स्क्रीनिंग जब आप बोल रहे हैं, आप खुद को अभी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इन फ्यूचर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें हम जेनेटिक काउंसलर का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं तो प्री टेस्ट में हम ये पूरा एनालिसिस करते हैं, फैमिली हिस्ट्री जिसमें हम चेक कर रहे हैं, तो हमें ये सारा आइडिया लग सकता है कि कौन से फैमिली मेंबर्स जिनको ये इन फ्यूचर में होने का रिस्क है, तो हम उनको मेंशन करते हैं कि आपको ये चीज़ करानी चाहिए। और जैसे कि आपने बोला, इसको हम मेंशन करते हैं स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग हम कराओ उसी में रहे जिसको अभी तक प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इन फ्यूचर में होने का चांस है, हेल्दी इंडिविजुअल, लेकिन जस्ट ये देखने के लिए फ्यूचर में वो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। हम उनको ये बताते हैं कौन से फैमिली मेंबर इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए रिस्क पर है, तो उनको टेस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा केस कि आपके पास में पेरेंट्स आए हो, अच्छा, हाँ, आपने रिपोर्ट उनकी देखी और बच्चे को जो है कोई सीरियस बीमारी थी, जी, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया, कोई समझाया, कोई किस्सा? अच्छा, अगर मैं इसमें एक केस बताऊं तो ये मेरी बिल्कुल, जब मैं इसको स्टार्ट किया था प्रैक्टिकली करना, तो उस टाइम का केस था, तो बहुत यादगार केस भी है मेरा, जिसमें क्या था, एक फैमिली मेंबर कपल था, जो उनका एक 7 ईयर ओल्ड बेबी था, मेल बॉय था। जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने मेंशन किया कि उसको काफ़ी अग्रेशन का प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज हैं, और अभी उसको रिसेंटली चलने में भी प्रॉब्लम होने लग गया है। तो हमने उनका पूरा जेनेटिक काउंसलिंग किया, काउंसलिंग के अंदर हमने टेस्टिंग किया और हमने उसमें होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कराया था। जब हमने उसमें होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कराया, हमें एक जीन का चेंज देखने को मिला और पर्टिकुलर वो डिसीज का नेम है एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। तो उस ल्यूकोडिस्ट्रोफी में क्या होता है कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी चलने में, आगे जाके उनका जो लाइफ स्पैन है वो 14 ईयर्स ऑफ एज होता है। तो अभी कभी कभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये मैसेज डिलीवर करना फैमिली को कि इस बेबी की एज पर्टिकुलर इतना रहने वाला है, जो हमें देखने को मिला है। तो उसमें हम जेनेटिक काउंसलिंग इनडायरेक्टली उनको ये सब मेंशन करते हैं कि देखिए अभी इन फ्यूचर धीरे धीरे इसको ये प्रॉब्लम और आएंगी, और साथ में हो सकता है, अभी तक ऐसा रिसर्च मेंशन करती है कि इस टाइम तक इन बेबी का लाइफ स्पैन होता है। तो हमने उन्हें ये मैसेज डिलीवर किया। और इससे पहला आपका जस्ट क्वेश्चन था, तो सबको कराना चाहिए, तो वहीं फिर उनके पास हमने देखा एक और मेल बेबी था जो कि एज उसका 2 ईयर्स था अप्रॉक्स, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एज ऑनसेट 5 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। तो हमने उन्हें मेंशन किया कि अभी आप इस बच्चे का भी टेस्टिंग कराओ। तो अनलकीली जब हमने टेस्टिंग कराया तो जो उनका 2 ईयर्स का बेबी था उसको भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक फर्स्ट बेबी में तो प्रॉब्लम था ही था, और सेकेंड बेबी को भी, जो कि अभी जो कपल था वो इस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं था कि 2 ईयर्स का बेबी को इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। तो हमने वो मेंशन किया। और ये जो प्रॉब्लम है एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, मतलब फीमेल्स जो रहती हैं इसमें कैरियर रहती हैं, और मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब वहां पर उनकी एक बेटी भी है, तो हमने उन्हें मेंशन किया इन फ्यूचर जब वो प्लान करेगी प्रेगनेंसी, तो उसके भी जो सन्स होंगे उसमें सेम प्रॉब्लम आने का केसेस देखने को मिलेंगे। तो उससे बेटर है कि आप उसमें चेक कराओ कि शी इज अ कैरियर और नॉट अ कैरियर। तो ये जो है ना, ये जेनेटिक काउंसलिंग का पूरा फैमिली का एनालिसिस करना कि अगर एक बेबी को प्रॉब्लम है तो किस में और टेस्टिंग होना चाहिए, वो किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है डिसीज, तो वो सारा जो है वो एक ऐसा केस था मेरा कि जब जिस चीज का हम टेस्टिंग कराते गए और हम देखते गए कि बच्चे के अंदर वो, मतलब जो भी उसके बेबी थे सबके अंदर वो प्रॉब्लम देखने को मिली। तो एक बहुत एक ऐसा वाला केस जिसमें जो कपल था वो इमोशनली इमोशनली होपलेस फील कर रहा था
लेकिन हाँ, हम ये है कि अगर वो आगे इन फ्यूचर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ओनली मैनेजमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, थेरेपी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लान करना चाहते हैं, उनका अभी बहुत टाइम आगे नहीं गया है, हेल्थी प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो हाँ, उसमें हम पूरा रोल प्ले कर सकते हैं कि उनको एक हेल्दी बेबी मिल सके। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप पेरेंट्स को या पेशेंट को आप समझा रही हैं कि आपको ये डिसीज है और वो मानने को ही तैयार नहीं, वगैरह मैं तो सब अच्छा है, मुझे कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसा कोई किस्सा याद है आपको? इस ये मोस्टली ना, अगर मैं कहूँ, ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जेनेटिक प्रॉब्लम होगी तो उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो केसेस हैं, मेरे को इनफर्टिलिटी के केसेस में देखने को मिलता है। जब मैं ये कहूंगी कि आपके अंदर क्रोमोसोम चेंज है, तो वो एकदम से ऐसे बोलता है, नो, ये हो ही नहीं सकता, मैं तो मैं तो एकदम मर्द फिट हूँ, फाइन हूँ। और मैं तो मर्द हूं ना, वो मर्द वाला ईगो आ जाता होगा। कभी कभी मर्दी को आ जाता है। लेकिन आपको मैं एक बहुत ऐसा केस बताती हूँ मेरा, जिसमें एक फीमेल थी और फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था। और जब हमने उसका एक नॉर्मल टेस्ट, वही कैरियोटाइप अभी मैंने मेंशन किया था, कैरियोटाइप कराया, तो हमें उसमें, जैसे कि फीमेल XX क्रोमोसोम होता है, बट हमें XY क्रोमोसोम देखने को मिला। एंड वो फीमेल ये बात एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है कि ऐसा हो कैसे सकता है, मैं पूरी फीमेल हूँ, मैं देखने में फीमेल हूँ, मेरे हार्मोनल में कोई भी चेंज नहीं है, और उसके हार्मोन्स भी सेम थे। तो ये एक बहुत टिपिकल केस था वो हमारा। बट हाँ, ऐसी भी चीज होती है, ऐसे कुछ चेंजेस हैं जिसके क्लिनिकल सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर लोग ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे परेशानी की वजह ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्या ये जो इन सब चीजों का मिसयूज किया जा सकता है इंश्योरेंस वगैरह में? जैसे पहले उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट बनवाई और फिर एक इंश्योरेंस कराया, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है या? अच्छा, मैं बताऊं तो इंश्योरेंस कंपनीज भी जेनेटिक के लिए कुछ इंश्योरेंस नहीं देती। ओ। उनको लगता है अगर लॉन्ग टर्म कोई परेशानी है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, और जेनेटिक उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो आज तक, अभी तक कोई भी ऐसी इंश्योरेंस, इंडिया में ही बात नहीं करूं, अदर कंट्रीज में भी कोई भी इंश्योरेंस में जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर नहीं होते हैं। अच्छा, जब लोगों को आप ये न्यूज देती हैं, जैसे अभी आप केस बता रही थी मुझे, जी, तो बड़ा डर जाते होंगे ना वो? बिल्कुल। तो कैसे वो इमोशनली आप उन्हें कैसे हैंडल करती है? जैसे कई बार ऐसा होता है, पार्टनर जो होता है, अगर कपल आया है मेरे पास, तो पार्टनर जो होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो पार्टनर होता है वो बस फीमेल ये मेंशन कर रही होती है, मेरे पार्टनर को ना पता चले, क्योंकि मेरे अगर पार्टनर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ ना दे, दूसरी शादी ना कर ले। उनको एक बहुत बड़ा डर रहता है। तो हमें हाँ, चीजें छुपानी भी पड़ती हैं। जब ऐसे केसेस होते हैं, हम सिंपल एक पार्टनर को ही बताएंगे ये प्रॉब्लम है, और अभी आपके पास क्या तरीका है, किस तरीके से आप आगे जा सकते हो। और उनको हम ये दिलासा देते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। इसमें ना काउंसलिंग में एक बहुत अच्छा वर्ड कहा जाता है कि तुम या तू, सामने वाले को हम बोल ही नहीं सकते हैं। हम बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, ताकि हम आपके साथ हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम आपकी हेल्प के लिए ही हैं। तो उनको ऐसे सपोर्ट दिखा के कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे राइट डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं। आपको कैसे, अगर प्रेगनेंसी चाहिए हेल्दी, तो कैसे मिल सकती है, तो वो उसमें हमारा एक सपोर्ट सिस्टम के लिए भी खड़ा होना। और कभी कभी जब ये सारी चीजें काम नहीं आती, तो मुझे लगता है कि आप उस पेशेंट को उसके धर्म से जोड़ दो, धर्म से जोड़ के उस पेशेंट को कि अभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा हुआ है, भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, जो भी है, आपको ये चीज माननी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई जी, तो मार्केट में ना एक बड़ा हल्ला मचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो AI है वो सबकी जॉब्स खाने वाली है। जैसे मैं एक डॉक्टर से बात भी कर रहा था, वो कहते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट की जो जॉब है वो सिर्फ इतना होती है कि जो भी अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे, उसकी रिपोर्ट बनाना है। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि AI उनकी जॉब्स करे। तो क्या आपके फील्ड में भी ऐसा पॉसिबल है कि AI सारा काम करेगी? ऐसा अच्छा, पॉसिबल है कुछ? अगर मैं कहूँ, एआई का बहुत बड़ा रोल है जीनोमिक्स में। आप बहुत बड़ा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन करा सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन टच जब तक नहीं मिलेगा, उसमें एआई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज काउंसलिंग के लिए लोग सबसे ज़्यादा, हम भी चाहते हैं कि हम ऑन कॉल किसी की काउंसलिंग कर लें, लेकिन सामने वाला सेटिस्फाइड ही नहीं होता। हम ऑन कॉल की जगह इन पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ताकि उसको हम जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो सामने रख के विश्वास में
ये चीजें एआई की नहीं है। एआई का काम साइंस में बहुत है। एआई का काम हमारा डेटा इकट्ठा करना, उस पर रिसर्च करना, उसमें बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। लेकिन जब बात काउंसलर की आएगी, वो सपोर्ट सिस्टम की आएगी, वहाँ एआई मुझे नहीं लगता कभी भी आगे वहाँ एक आके। इंसान ही चाहिए आप। वहाँ एक इंसान ही चाहिए। अच्छा, जीन थेरेपी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उससे जी बहुत सारी डिसीज को सही किया जा सकता है। जी। तो इंडिया में ये चल रहा है? कौन कौन सी जीन थेरेपी हम कर रहे हैं, कुछ आप बता सकते देखिए, हैं? जीन थेरेपी ना अभी तक कुछ ही डिसीजेस का आया हुआ है, पहली चीज तो। और जीन थेरेपी का मैं मेंशन करूँ तो इतना कॉस्टली है ना कि उसके आने की 16 करोड़ 14 करोड़, तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हम्म। जिनको प्रॉब्लम है वो लोग, आपने देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम वगैरह जब स्क्रॉल करते होंगे तो कुछ वीडियोस आते होंगे आपको, तो वो कुछ अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं फंड इसके रेज लिए, कर रहे हैं वो। फंड रेज कर रहे हैं। वो चीज़ अभी उतना इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। और साथ में मैं बताऊं, जैसा मैंने आपसे इससे पहले भी मेंशन किया था, कैंसर में हाँ हम्म। टारगेट थेरेपी आ चुकी है, वहां पर बहुत सक्सेसफुल रेट देखने को मिला है और वहां पर बहुत अच्छा हमें इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी अभी इतना जीन एडिटिंग का रोल आपके अदर डिसीजेस में, क्योंकि इतना रिसर्च ही नहीं हुआ। मैं बात करूं, अभी तक हमारे पास एशिया का कोई जीनोम का डेटा ही नहीं है। हम्म। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारा कि थेरेपी पे तो आप जब जाएंगे जब हमारे पास वो जीनोम का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसा ही चीज नहीं है। अभी तक हम यूरोप का जो है उसी पर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो जीन थेरेपी है, आप मेरे जी। व्यूअर्स को थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये क्या होती है? अच्छा, अगर मैं जीन थेरेपी की बात करूं तो जिस जीन में चेंज है उसी को हम इनडायरेक्टली आर्टिफिशियली इंसान के अंदर डिलीवर्ड कर रहे हैं। वो हमारी उससे रिलेटेड जो थेरेपी दे रहे हैं उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। बहुत इजी वे में आपको मैं बताऊं। अच्छा, आप पूरे दिन काम करती हैं, जी। तो मुझे अपना डेली रूटीन बता सकती हैं कि आप ये सब कैसे मैनेज कर पाती हैं? ओके, अगर मैं आपको बोलूं खुल कि के आप बता सकती हैं, कोई जी, दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ तो कभी कभी मेरे को भी बहुत इन सब चीज़ों को देख के लगता है, क्योंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी चीज़ों से प्रॉब्लम हम्म। में है। आइदर आप मान लो उनका फैमिली में ऐसा कुछ हिस्ट्री का है, जैसे मेरे लास्ट केस में एक फैमिली ऐसी थी जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे वो लोग। उनको दो बेबी थी, बेबी गर्ल, बैड रिडन थे। अभी उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो अभी वाली प्रेग्नेंट है, लेकिन इतना पैसे नहीं है कि प्रॉपर जेनेटिक टेस्टिंग करा के आगे जा सके। तो वो कहीं ना डेली लाइफ में आप घर भी आ गए हो ना, उसके बाद भी कि अरे उसका वो टेस्ट होना है, उसका ये वीक्स चल रहा है, तो अभी ये वाला चीजें हो रही हैं। तो वो अगर जेनेटिक काउंसलर हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज पर्सनल लाइफ में हिंडर हो सकती है। बिकॉज क्योंकि आप पेशेंट को लेके उतना आप ना, एक एम्पैथी होती है। हम्म। तो वहां पर आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राइट टाइम पे वो टेस्टिंग नहीं हुआ, सही टाइम निकल गया, तो बहुत आगे उस पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो वहां पर हमारा जो डेली लाइफ है इसी में बिजी हो जाती है कि हम सुबह गए, हम पेशेंट से मिले, हमारा पूरा उनसे बात हुआ, हमने जाना। अच्छा, आपके करियर का कोई यादगार पल कि आपने किसी को बताया हो कि ये डिसीज है, और फिर हो सकता है कि वो ठीक हुआ हो या वो डिसीज ना रही हो, तो एकदम जो खुशी वाला जो पल आता है, कोई यादगार किस्सा आपकी? हाँ, ऐसा केस जो मैं अभी आपको लास्ट में ही मेंशन कर रही थी, जिनको दो बेबी एकदम बैड रिडन है, हम्म। बेबी गर्ल है, ठीक है, उनका हमने पूरा एनालिसिस करके सबसे पहले फर्स्ट बेबी में ये प्रॉब्लम डिटेक्ट किया कि किस जीन की चेंज की वजह ये फैमिली में बार बार चीज आ रही है। उन्होंने फैमिली प्लान किया, हमने सबसे पहले बेबियों को डिटेक्ट किया, उसके बाद जब फैमिली प्लानिंग के बाद प्रेगनेंसी हुई, उस टाइम पे हमने एक हमारा टेस्टिंग होता है एमनियोसेंटेसिस, वो कराने के बाद हमने एम्ब्रियोटिक फ्लूइड निकालते हैं बेसिकली, उसमें निकाल के हमने जेनेटिक टेस्टिंग कराया, और हमने जेनेटिक टेस्टिंग कराया तो हमें वो जीन का चेंज देखने को नहीं मिला। तो अब मतलब जो प्रेगनेंसी उनकी हुई उसमें हेल्दी बेबी था, तो फाइनली उनको एक हेल्दी बेबी मिल पाया। सेम एक मेरा केस इनफर्टिलिटी का था, तो उनको कंसीव नहीं हो रहा था, उन्होंने आईयूआई आईवीएफ सब कुछ ट्राई किया। लेटर हम लोगों ने टेस्टिंग किया, जेनेटिक टेस्टिंग, और हमें एक फीमेल फैक्टर देखने को मिला। जब हमें फीमेल फैक्टर देखने को मिला, एक स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट था। आफ्टर 8 ईयर्स हमने उन्हें मेंशन किया कि ओके आप एक काम करो, बेस्ट ऑप्शन है आप डोनर एग पे जाओ या पीजीटी एसआर पे जाओ। वो लोग पीजीटी एसआर पे गए क्योंकि उनको अपना ही बेबी चाहिए था।
हमने वही जो सीरीज मैंने आपको बताया था, अवम्स को फ्यूज कराते हैं हम, मल्टीपल अवम्स को, और टिश्यू में ही जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और फिर आगे जाके फिर उसको हमने इम्प्लांट किया। तो अभी उनका बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत खुशी मिली उनको आफ्टर 8 ईयर्स। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, जो बेबी हुआ वो हेल्दी है इस समय, बहुत अच्छा। तो ऐसे केसेस देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था जी कि इंडिया में ये जेनेटिक काउंसलिंग है, बहुत कम अवेयरनेस है। बिल्कुल। इवन आपके पॉडकास्ट से पहले मुझे ही बहुत कम नॉलेज थी, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। तो व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, ये अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है? सबसे पहले आप जैसे पॉडकास्टों से, ठीक है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो लोग न्यूज़पेपर उतना नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, उतना मैगजीन्स में ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपने फ़ोन, और फ़ोन एक ऐसा रीच है जो अभी आपको इंडिया में हर कोने में देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम के रील्स ऐसे बनाना या ऐसे पॉडकास्ट छोटे छोटे जो कि लोगों को इसके बारे में मैसेज डिलीवर कर सकें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल सकता है इसके अंदर, अगर वो अपनी कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए जिसके थ्रू हम जेनेटिक अवेयरनेस बढ़ा सकें। तो न्यूज़ चैनल्स की बात करूँ, पॉडकास्ट की बात करूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने you. टाइम दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जी और हमारे व्यूअर्स को मिली। मैं चाहूंगा कि आगे भी अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो आप बिल्कुल। इतनी ही इजीली मुझे टाइम दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग देखते रहिए समाचार 24 में। फिर मिलूंगा एक और शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।